एक तो आप लोगों ने सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ा था, यानी आवेश। यानी आवेश कितने टाइप्स के थे बेटा? दो टाइप्स के पढ़े थे, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा बेटा? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पढ़ा था आप लोगों ने। अगर आपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे तो अपने क्या होगा? त्यागेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? पॉजिटिव चार्ज। और ग्रहण करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज। यानी अगर आप इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो पॉजिटिव और गेन करेंगे तो आपके पास नेगेटिव चार्ज मिलेगा। इसमें आपके पास जो मास है वो क्या होगा बेटा? डिक्रीज होता है। इसके अंदर मास आपके पास क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। यहाँ तक तो आपको करवा दिया था। फिर इसमें आपके पास और आपने प्रॉपर्टी वगैरह भी पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज के अंदर पहले ये पढ़ा था, अब सेकंड नंबर पे अपने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश के गुण पढ़े थे। तो आवेश के क्या क्या गुण हैं? पहले जो आप लोगों ने पढ़ा था कि जो आपके पास लाइक चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव, एक दूसरे को क्या करते हैं ये बेटा? रिपेल, यानी रिपल्सिव फोर्स लगता है। इनके बीच में फोर्स कौन सा लगेगा बेटा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और ये कौन से चार्ज है? सहजाती है, यानी कि लाइक चार्जेस हैं ये। और अगर ये अनलाइक चार्जेस है, प्लस और माइनस, तो इनके बीच में क्या लगेगा बेटा? अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा बेटा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास ये कौन से चार्ज है? अनलाइक। तो अनलाइक विजातीय आवेशों के मध्य क्या लगता है बेटा? आकर्षण बल लगता है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी करवा दी थी आपको मैंने, एडिटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज जो होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट सारे आवेशों के योग के बराबर होगा बेटा, है ना? द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ गिवन चार्जेस। यानी जो दिए गए आवेश है उन सबको अगर हमने बीजगणितीय योग कर दें तो उस निकाय का कुल आवेश आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद अपने पास थर्ड प्रॉपर्टी पड़ी थी, क्वांटाइजेशन, U इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये भी आपको करवा दिया था। फिर आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी पड़ी थी, कंजर्वेशन लॉ। तो ये कंजर्वेशन लॉ भी आपको चार्ज का समझा दिया था। फिफ्थ प्रॉपर्टी अपने ने इनवेरियंस, मतलब कि निश्चरता का नियम। आवेश कौन सी राशि है? निश्चर राशि है। कौन सी राशि है बेटा? निश्चर। ये भी आपको यहां तक समझा दिए थे मैंने। फिर उसके बाद अपने एक इसके अंदर टॉपिक चल रहा था, मेथड ऑफ चार्जिंग। आवेशन की विधियां, या आवेशन की विधि। आपके पास यहाँ पे आवेशन की 3 विधियां हैं बेटा। पहली विधि आपको बताई थी घर्षण विधि, यानी फ्रिक्शन मेथड। कौन सा मेथड बेटा? फ्रिक्शन मेथड। दूसरी विधि आपकी कौन सी है यहाँ पे? चालन विधि, कंडक्शन मेथड। और तीसरी जो विधि है आपके पास वो है प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड। ये 3 मेथड थे बेटा। इसके अंदर आपको कल समझाया भी था कि इसमें दोनों ही बॉडीज जिन पर आप चार्ज लेकर आना चाहते हो तो उनको आपस में क्या करना पड़ेगा? रबिंग करनी पड़ेगी, यानी घिसना पड़ेगा। तो इनके बीच में दोनों बॉडीज को आपस में क्या लेकर आना है? कांटेक्ट में लेकर आना पड़ेगा, तभी इनके बीच में घर्षण यानी कि फ्रिक्शन हो सकता है। तो इसका मतलब ये आपको यहाँ तक कल समझा दिया था मैंने, आपको एग्जाम्पल लिया था प्लास्टिक का स्केल वगैरह और हेयर में। आपके पास जो फ्रिक्शन मेथड है बेटा, इसके अंदर आपके पास आज अपने और एक अलग भी एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। अपने ग्लास रोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कांच की छड़, प्लस प्लस और ये प्लस। तो देखिए जितने इसमें पॉजिटिव है उतने इस पे क्या है? नेगेटिव। यहाँ पे जो प्लस है वो प्रोटॉनों की संख्या को शो कर रहा है, नेगेटिव यहाँ पर किसको शो कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को।
फिर यहाँ पर आपने एक रेशम का कपड़ा, यानी कि ये मैंने लिए कांच की छड़, कांच छड़ लिए बेटा, और ये आपने यहाँ पे लिया है रेशम का कपड़ा यानी सिल्क। इसके अंदर भी आपके पास क्या है, प्लस प्लस, ये आपके पास प्लस माइनस हो गया बेटा। एक बार मान लीजिए ये आपके पास प्रोटॉन है और इसमें इतने इलेक्ट्रॉन मान के चल रहे हैं बेटा समझाने के लिए। जब आपने क्या किया, अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इक्वल है। इस कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों के अंदर इक्वल। तो इस स्थिति में ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी उदासीन है, दोनों की दोनों। इनको आप टच करोगे कोई करंट नहीं लगेगा, आपको झटका नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों इस वक्त कैसी हैं, अनावेशित हैं। दोनों की दोनों वस्तुएं कैसी हैं, अनचार्ज्ड है। ये कौन सी कंडीशन है बेटा, अनचार्ज्ड, यानी ये अनावेशित है इस वक्त। अब अगर इन पर आवेश लेकर आना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ग्लास रोड को रेशम के कपड़े के साथ यानी सिल्क के साथ आपने क्या करेंगे बेटा, रबिंग करेंगे बेटा। इसके अंदर जो आपके पास क्या है, अब यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसफर हो जाएगा। किसके अंदर ट्रांसफर होगा, इस सिल्क के कपड़े में। तो यहां पर पहले से ही आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, जैसे ही रबिंग कर रहे हैं यहाँ पे कौन सा मेथड चल रहा है बेटा, घर्षण मेथड, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन चल रहा है। तो जब फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पे इसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके किसके पास चला जाएगा बेटा, सिल्क के पास। तो सिल्क के पास जैसे ही जाएगा तो इस रोड पर आपके पास अब कौन सा चार्ज आ जाएगा, देख लीजिए आप खुद ही। इससे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बेटा, कमी होगी। और आपके पास जो एक इलेक्ट्रॉन यहां गया था, एक इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गया, रेशम के कपड़े के पास। तो यहां पे आप देख लीजिए, अब दोनों में ग्लास रोड और सिल्क रोड, सिल्क क्लॉथ, इन दोनों में क्या फर्क आ गया, ये पहली वाली कंडीशन है और ये बाद वाली कंडीशन है। तो अब यहां पे आप देख लीजिए बिफोर फ्रिक्शन, और ये आपके पास क्या है, आफ्टर फ्रिक्शन। तो इस कंडीशन में देख लीजिए आप, यहां पर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्लास रोड पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है, ज्यादा है बेटा, ग्रेटर देन है। यहां पे देख लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ज्यादा है किससे बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कितने ज्यादा है, इसके पास कितने ज्यादा है, +1। इसके बाद कितने ज्यादा कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी ज्यादा है, यानी कि अपने ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी कम है, -1। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसीलिए -1, इस पे प्रोटॉन ज्यादा है, इस पे +1। तो ये आपके पास एक सिंबल आपके पास आ गया बेटा, ये +1 और ये -1। तो देख लीजिए ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और सिल्क क्लॉथ पर, रेशम के कपड़े पर क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो आप यहाँ पे आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर रहा है, जंप कर रहा है ना। अब आप देख लीजिए इसमें कंजर्वेशन लॉ भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या कर रहा है बेटा, फॉलो। कैसे, आप देख लीजिए यहाँ पे नेट चार्ज, अगर आप इसका नेट चार्ज निकालोगे तो नेट चार्ज यहाँ पे क्या है बेटा, 0। अगर इसके लिए भी नेट चार्ज लगा लोगे, नेट चार्ज, तो नेट चार्ज इसको +-1 करोगे तो क्या आएगा अपने पास, 0। तो आपके पास ये कंजर्वेशन लॉ को भी क्या करता है बेटा, फॉलो करता है। ऐसे ही याद रखना कि ये प्रॉपर्टीज तो लागू होंगी ही होंगी हर मेथड के अंदर। ये जो आपको मैंने प्रॉपर्टीज करवाई है पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज आपके इस पर अप्लाई होंगी हर मेथड में, कोई सा भी मेथड हो, तो ये याद रखना। और क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को भी फॉलो कर रहे हैं, क्यों, यहाँ पे आपके पास ये इंटीजर नंबर है, 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3 इलेक्ट्रॉन गए, 4 इलेक्ट्रॉन गए, 5 इलेक्ट्रॉन गए, पूर्ण संख्या में जाएंगे, इंटीजर नंबर्स के अंदर ये ट्रांसफर होंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका मास क्या होता है बेटा, डिक्रीज। जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका मास क्या होगा बेटा,
वेरी गुड। तो सिल्क का जो सिल्क है पहले वाली सिल्क से थोड़ा सा मास ज्यादा होगा, इस वाली सिल्क से इसका मास क्या होगा बेटा, ज्यादा ही होगा, थोड़ा सा ज्यादा। वेरी गुड। जैसे अपने क्लोरीन है और एक क्लोरीन आयन है, देखो ये क्लोरीन परमाणु है, अब ये जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये एनायन हो गया। एनायन जानते हो क्या, आप सभी जानते हैं, केमिस्ट्री में अपनी 9वीं क्लास में पढ़ा है। यस सर। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो केटायन कहलाते हैं और जो ग्रहण करते हैं वो एनायन कहलाते हैं, है ना। तो यानी कि यहां पर आपके पास इसमें से बताइए किसका मास ज्यादा होगा, Cl-1 का, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसका मास क्या होगा, बढ़ेगा। यानी हर रूल फॉलो करेगा, ऐसे कोई सा भी रूल नहीं है जो फॉलो ना करे। तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप। फिर अपने थोड़ा सा और भी बताते हैं और कौन कौन से मटेरियल हैं जिनको रबिंग करने पर उन पे कौन सा चार्ज आएगा। तो याद रखिएगा, ग्लास और सिल्क को जब भी रबिंग करोगे तो ग्लास पे हमेशा पॉजिटिव आना है और सिल्क पर हमेशा नेगेटिव आना है। और इसका रीजन बताया था मैंने, विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए बेटा, थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले आपको थोड़ा सा ये दिक्कत तो नहीं है कि मैं थोड़ा ये इंग्लिश में वर्ड पॉजिटिव नेगेटिव सभी जानते हैं, धनायन और ऋणायन लिखने की जरूरत तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव कब आएगा, अगर इस साइड आपने ग्लास की रोड ली है, रोड किसकी है बेटा, ग्लास, और किसके साथ रब कर रहे हो, सिल्क, तो सिल्क पे नेगेटिव आना है और ग्लास रोड पे क्या आना है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आना है। फिर उसके बाद अब आ जाइए, सिर्फ ये ग्लास रोड है, इसके अलावा प्लास्टिक की रोड अगर है, यानी कि स्केल है ना, स्केल हो गया ना, स्केल पे प्लास्टिक का ही होता है बेटा, तो प्लास्टिक का जो स्केल हो गया यहाँ पे प्लास्टिक रोड, यानी रोड भी ले सकते हैं। और अगर आप इसको वूल, ऊन के साथ, ठीक है, ऊन के साथ या केट स्किन, इनमें से किसी के साथ भी अगर रब करोगे आप, जैसे केट स्किन के साथ रब करेंगे तो भी आपके पास इस पर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा। एम्बर, एम्बर की रोड, एम्बर एक ऐसा पदार्थ होता है जो समुद्र इलाके से मिला था बेटा, ठीक है, तो ये एम्बर हो गया, प्लास्टिक की रोड, एम्बर, ये आपके पास है बेटा। इन रोडों का अगर एक एबेनॉइट, 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 ये एबेनॉइट की रोड, ये सारी की सारी रोडें हैं बेटा, तो इन सब पर तो आएगा नेगेटिव, ये प्लास्टिक की रोड, एम्बर की रोड और एबेनॉइट की रोड, इन सब पर तो आता है नेगेटिव चार्ज। और अगर किसके साथ इनको रबिंग किया जाए, वूल या कैट स्किन के साथ इनको अगर क्या करते हैं, अपने रब करते हैं, तब उस कंडीशन पे, तो ये आपके पास है। तो इन सब के लिए आपके पास क्या आएगा, ये वैल्यू बनेगी बेटा। ये चार्ट थोड़ा सा आप और उतार लीजिए, हो गया बेटा यहाँ तक? यस सर। हाँ, अब इसका पर्पज, लास्ट में इसका जो कंक्लूजन है, मतलब इसका यूज क्यों करते हैं, पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, घर्षण विधि का। इसका जो पर्पज है ना वो ये है, कोई भी दो अनावेशित वस्तुओं को, यानी टू अनचार्ज्ड बॉडीज को, अगर आपको क्या करना है, उन पर चार्ज लेकर आना है, क्या लेकर आना है बेटा, चार्ज। और याद रखना, इन दोनों बॉडियों पे चार्ज कैसा आ रहा है, एक पे पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरे पे क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव। हाँ, तो इसका पर्पज ये है, घर्षण विधि का उपयोग उस जगह किया जाता है जब दो वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का आवेश लेकर आना है। किस प्रकृति का बेटा, विपरीत प्रकृति का अगर आपको क्या लेकर आना है बेटा,
आवेश लेकर आना है तो उसके लिए आपको कौन सा मेथड का यूज करेंगे, किस मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा बेटा? घर्षण विधि का इस्तेमाल, फ्रिक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं अपने, याद समझ में आ गया? और इसमें भी आपके पास अगले अपने विधियां पढ़ेंगे, उसका क्या पर्पज है, सारा अपने धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये मेरे पास अब मैंने आपको यहाँ पे कंक्लूजन बता दिया है सभी का रिजल्टेंट कि घर्षण विधि का अपने उपयोग क्यों करते हैं। समझ में आ गया बेटा? आपको ये नोट्स दिए हैं तो इंग्लिश मीडियम में तो लिखा हुआ है पर्पज, मैंने नीचे सभी को वहां पे पढ़ सकते हो आप। हिंदी मीडियम में भी मैंने आपको बता ही दिया कि इसका पर्पज क्या है कि किसी भी दो वस्तुएं अनावेशित हैं, अनचार्ज्ड हैं, अगर उसको आवेशित करना है, अनावेशित वस्तुओं को आवेशित करने के लिए अपने किस विधि का उपयोग कर रहे हैं? घर्षण विधि का। तो उन दोनों वस्तुओं पर जो आवेश आएगा उनकी प्रकृति कैसी होगी बेटा? विपरीत होगी। कैसी होगी बेटा? विपरीत। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। तो यहां तक मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया। तो घर्षण विधि आपने आज क्या होगी बेटा? ये तो होगी कंप्लीट। अब आती है दूसरी विधि, चालन विधि, यानी कि कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन मेथड के लिए पहले मैं थोड़ा सा आपकी केमिस्ट्री, यानी जो आपने 10वीं क्लास या केमिस्ट्री में 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, कंडक्टर किसे बोलते हैं बेटा? गुड कंडक्टर कौन से होते हैं? चालक। जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? पास करते हैं, जिनमें विद्युत धारा क्या होती है? आसानी से प्रवाह होती है बेटा। यानी कि अब आपके पास क्वेश्चन अगला होगा कि इलेक्ट्रिसिटी किसकी हेल्प से फ्लो होती है बेटा? विद्युत धारा किसके कारण बहती है? आवेशों के प्रवाह के कारण। जब चार्ज क्या करते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी कब हो गया बेटा? कंडक्टर किसे बोलते हैं? जिसमें चार्ज क्या करें बेटा? फ्लो ऑफ चार्ज, जिसमें आवेश क्या हो? आवेश क्या होते हैं बेटा? प्रवाहित हो सके आसानी से। आवेश क्या हो सके बेटा? प्रवाहित हो सके आसानी से, इजी मेथड से। दूसरी इसकी डेफिनेशन और भी एक, जिनमें क्या पाई जाती हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे पदार्थ जिनके पास क्या हो? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं बेटा? कंडक्टर, यानी चालक। तो इस सिंपल सी बात एक ही है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो आवेश प्रवाहित नहीं होंगे, आवेश प्रवाहित नहीं होंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ऐसे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थों को अपने क्या कहते हैं बेटा? कंडक्टर कहते हैं। और ये याद रखना इसकी खासियत, ये चार्ज को क्या करते हैं? आसानी से फ्लो होने देते हैं, ये बाधा उत्पन्न नहीं करते, यानी बैरियर प्रोड्यूस नहीं करते। इसीलिए अपने घरों में कंडक्टर वायर्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हमने सभी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो बेटा। आज आवाज बड़ी धीरे धीरे आ रही है सभी बच्चों की, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। इंटरेस्ट आया है, ये समझ में आ रहा है ना सभी को? यहाँ तक किसी को? यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पर आपके पास ये जो कंडक्टर, आपको देखो बेटा, चालन जो मेथड है वो इसी वर्ड से बना है यहाँ पे। तो यहाँ पे चालन विधि है जो या कंडक्शन मेथड है, वो यहाँ पे आपकी कंडक्टर ही काम करेगी, जो भी करना है काम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये आपको आसान हो जाएगा चालन विधि। इस पर एक न्यूमेरिकल भी है और वो भी आपको समझाएंगे। जब आप कूलॉम नियम करोगे ना तो उसमें आगे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, और इस पे भी न्यूमेरिकल्स हैं सीधे शुद्ध कंडक्टर से रिलेटेड, इस मेथड से रिलेटेड। तो चलो, अब यहां तक मेरे हिसाब से कंडक्टर समझ में आ गया होगा आपको आसानी से। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं बेटा, इसका भी ये जो चालन विधि है ना, कंडक्शन मेथड, इसका पर्पज क्या है? मैं आपको पहले पर्पज बता देता हूं इसका। इस विधि का उपयोग कब किया जाता है, इस मेथड का यूज अपने कब करते हैं, किस कंडीशन पे करते हैं? अगर आपको किसी भी अनावेशित वस्तु को, यानी अनचार्ज बॉडी को क्या करना है बेटा? आवेशित करना है।
क्या करना है बेटा, आवेशित। परंतु इसके अंदर अपने क्या करेंगे, घर्षण नहीं करेंगे। उन दोनों वस्तुओं का क्या नहीं करेंगे बेटा, घर्षण नहीं करेंगे। यानी कि मैंने मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे एक अनावेशित वस्तु लेकर आया मैं, जैसे मान लीजिए ये है एक अनावेशित वस्तु, इसको एक मैंने एक कुचालक स्टैंड, ये तो है कुचालक स्टैंड, ठीक है, मतलब कि ये इंसुलेटर स्टैंड है। इंसुलेटर जानते हो क्या क्या होते हैं, क्या होते हैं इंसुलेटर? हाँ, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, मतलब जो आवेशों को प्रवाहित होने नहीं देते, मतलब उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ठीक है। अब ये जो आपके पास स्फीयर है, ये वाला जो आपको स्फीयर दिखाई दे रहा है, ये कौन सा स्फीयर है, कंडक्टर स्फीयर, चालक गोला। अब चालक गोला है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या पाया हूं, इसके अंदर क्या है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है। बात समझ में आ गई बेटा? और ये इस वक्त कैसा है, अनावेशित। अनावेशित का मतलब अनचार्ज। अब अनचार्ज कब होगा, आप सभी को पता है, अनचार्ज कब हो सकता है, बताइए कंडीशन, अनचार्ज कब होगा बेटा, हाँ, जब प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस चालक गोले में क्या हो, इक्वल होगी। हाँ, इक्वल होगी। अब आप ये समझना, इस कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, परंतु जितने इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, उतने ही प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे बराबर है, इसीलिए ये अनावेशित है, इस पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज क्या है बेटा, 0। अब अगर इस गोले को आपको क्या करना है बेटा, आवेशित करना है, चार्ज करना है, तो चार्ज करना है तो क्या करें, तो इसके लिए क्या करेंगे, फ्रिक्शन मेथड एक तो शुरू में बताया था मैंने, अब इसका इस्तेमाल नहीं करना। इस चालन मेथड में क्या होता है कि आप इसके अंदर कोई दूसरा आवेशित गोला लेकर आएंगे, यानी कि चार्ज गोला लेकर आएंगे, चार्ज स्फीयर। कोई दूसरा क्या लेकर आएंगे बेटा, चार्ज स्फीयर लेकर आएंगे, आवेशित गोला इसके पास लेकर आएंगे और इसके कांटेक्ट में ला देंगे, या तो वायर के थ्रू ला दो या सीधे एक दूसरे को क्या कर दो बेटा, कांटेक्ट में रख दो। तो अब अगले स्टेप के अंदर यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, कहीं बना लो उसको पहले। ये आपके पास ये वाला सेम टू सेम है बेटा स्फीयर। अब इसकी रेडियस कितनी है, r, इसकी भी वही ये सेम स्फीयर है बेटा, स्टैंड थोड़ा सा बड़ा हो गया, बाकी सब सेम है। अब इसके पास सेम शेप का, सेम साइज का बेटा, आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल है, मतलब कि ये भी एक चालक गोला है, ये भी एक चालक गोला है, परंतु ये अनावेशित है और ये आवेशित है। तो आवेशित, तो इस पे तो क्या मान लीजिए मैं प्लस लेके चल रहा हूं बेटा, प्लस चार्ज। समझ में आ गया बेटा? किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। यहां तक तो समझ में आया है। ये एक आपके पास अनावेशित गोला है, अनचार्ज गोला है, और ये आपके पास, इसके पास, ये रेड वाले के पास एक चार्ज गोला, मतलब जो मैंने ब्लैक कलर में बनाया है बेटा, जैसे लेकर आए और इसको एक वायर के थ्रू, इस वायर का जो प्रतिरोध है ना, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, वो नगण्य है, नेग्लिजिबल है बेटा। इसका जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस, वो अप्रोक्सीमेटली क्या है बेटा, 0, मतलब ये आपके पास नेग्लिजिबल है। ये समझ में आ गया यहां तक?
तो इसका मतलब इस वायर का यहाँ पे कोई भी हीट यानी कि एक से ये मानते हैं कि बस ये सिर्फ कांटेक्ट काम कर रहा है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे ही देखो कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो क्या होगा, यहां पर जो आवेश है ना पॉजिटिव चार्ज, वो इस गोले पर आना क्या हो जाएगा बेटा, स्टार्ट हो जाएगा। इस गोले पे आना क्या हो जाएगा बेटा, ये स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया बेटा? अब इस गोले पर आना क्या होगा बेटा, स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टार्ट हो जाएगा तो तब तक आता, इसकी भी रेडियस कितनी है बेटा, सेम है। ये भी आर रेडियस का है, ये भी कितना है बेटा, आर रेडियस का है। तो क्या होगा, इस अनावेशित जो ये गोला था पहले, ये जो अनावेशित गोला था, इस पे भी क्या आ जाएगा बेटा, चार्ज आ जाएगा। क्या है बेटा, चार्ज। ठीक है। अब मान लीजिए अगर इसके पास पहले जो आवेश था वो कितना था बेटा, Q, और इस पर आवेश कितना था बेटा, 0। इस पे नेट चार्ज क्या था, 0 था। इस पर चार्ज कितना है बेटा, +Q। अब जैसे ही इस पे आप जोड़ोगे, दोनों की रेडियस सेम है बेटा, दोनों की रेडियस क्या है बेटा, सेम। यहां पर दोनों की रेडियस क्या है बेटा, सेम है। तो जब सेम होगी और कांटेक्ट में लेकर आए हो तो इनमें जो आवेशों का बंटवारा है ना, तो वो क्या होगा, बराबर बराबर होगा। तो इस पर आवेश पहले से क्या है बेटा, 0। इस पर टोटल आवेश कितना है, Q। पहले क्या करेंगे, अपने इन दोनों गोलों पर नेट चार्ज देखेंगे। इसका Q है, इसका 0 है। अनावेशित पे तो 0 ही होता है, तो 0 है। इन दोनों को जैसे ही जोड़ोगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, जरा बताइए। नेट चार्ज क्या होगा इस पूरे सिस्टम का, बताइए बेटा, नेट चार्ज क्या होगा इस पूरे सिस्टम का। यहां पे ये अनावेशित गोला है तो इस पर आवेश 0 है, और ये आवेशित है तो इस पर कितना है बेटा, Q। तो नेट चार्ज कितना आया बेटा इस पे टोटल सिस्टम का, सर क्यों? हाँ, Q ही सेम होगा ना, Q + 0 Q ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो अब ये जो, हाँ, अब ये नेट चार्ज इन दोनों पर बराबर बराबर बटेगा। तो मतलब ये इसके पास ज्यादा है और इसके पास है ही नहीं, तो जिसके पास ज्यादा है वो इससे इसको देगा, इस अनावेशित गोले को ये अपना आवेश देगा। ये चार्ज जो स्फीयर है, ये अनचार्ज स्फीयर को अपने चार्ज क्या करेगा बेटा, थ्रो करेगा, गिवन करेगा। तो इस तरह जब गिवन करेगा तो इस पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। तो चार्ज की वैल्यू जब कम होगी तो यहां पर चार्ज इस हिसाब, तब तक चार्ज मूव करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, जब तक दोनों स्फीयर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव क्या ना हो जाए बेटा, इक्वल ना हो जाए। हाँ, अब आप सभी जानते होंगे, आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, ठीक है। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई बेटा सभी को। अब आपके पास ये चार्ज ये गोला भी क्या हो गया बेटा, अनावेशित गोला भी क्या हो गया बेटा, आवेशित हो चुका है। अब आपको मैं यहाँ पे सारी चीजें समझाऊंगा कि इस पर ये चार्ज आया कैसे, ये ट्रांसफर क्यों हो रहा है। जैसे +Q से इधर ही क्यों गया, है ना, +Q चार्ज सारा का सारा इधर क्यों ट्रांसफर हो रहा है, इसके पीछे रीजन समझिए। आपके पास विद्युत विभव का एक फॉर्मूला है, आगे अपने पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे बेटा। इधर समझिए, यहां पर देखिए बेटा, एक आवेशित, ये आपके पास फॉर्मूला होता है KQ/R। आपने याद होगा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि 11th के अंदर, गुरुत्वाकर्षण। नहीं पढ़ा तो भी मैं समझा देता हूं यहां पर कि आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या करता है बेटा, मूव करता है। अब कैसे, एग्जांपल यहाँ पे लेके चल रहा हूं मैं, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मेरे हिसाब से ये मेथड समझ में आया है यहाँ तक। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो बेटा, इस डायग्राम तक।
नो सर। है ना। अब मैं आपको थोड़ा रीजन बता रहा हूं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कैसे कर रहा है, और यहाँ पर जब आधा आधा हो गया तो ये स्टॉप हो गया। अब इसमें आवेश ना तो इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण है कि सारा आवेश इस पे क्यों नहीं गया, यानी कि सारा का सारा क्यों आवेश इस पे क्यों नहीं गया, है ना। ये रुक क्यों गया आवेश? जब इन पे बराबर बराबर आवेश आ गया तो ये रुक क्यों गए? इसके पीछे रीजन समझिए, ये रुका क्यों। आपने इसका एग्जांपल लिखता हूं मैं। एक ये खड्डा है बेटा, डेप्थ। आप इसको क्या कर रहे हो, भर रहे हो। यहां से वाटर की सप्लाई आ रही है बेटा, ये वाटर की सप्लाई आ रही है यहां से। अब वाटर की जैसी सप्लाई, जैसे यहां से बेटा, अब ये डेप्थ, ये जो आपका जो वेल है यानी खड्डा जो है वो अभी क्या है बेटा, खाली है। अब जैसे ही पानी आएगा इसके अंदर तो यहां पर देखना आपके वाटर की जो स्पीड होगी, वाटर की स्पीड होगी वो क्या होगी बेटा, बहुत तेज होगी, है ना, बहुत तेज होगी। और ये वाटर जो है ये ऊपर ये फिल होना स्टार्ट कर देगा। अब आप एक बात बताओ, यहां से पानी ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है, वाटर ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है बताइए। अपने आप आ रहा है ना, यहाँ पे कोई आपको काम नहीं करने की जरूरत। ग्रेविटी। ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, ग्रेविटी तो लगेगी लगेगी, तो बिना ग्रेविटी आपके पास बात सही है, आपके आंसर तो ग्रेविटी सही है। इसके पीछे और बताओ, एक और रीजन भी है। विस्कोसिटी। नहीं, यहाँ पे एक वर्ड बोल रहा हूं मैं, ये पोटेंशियल एनर्जी। देख पढ़ी आपने पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, याद आया यस कुछ? सर। पोटेंशियल एनर्जी आपके 9th क्लास में भी आपको पढ़ा होगा आपने, 11th में भी। ऐसा कुछ हाइट है h, तो यहां पर इस बॉडी की जो भी बॉडी होगी इसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो आपकी जो ग्रेविटी है वो ये g तो आएगा ही आएगा, बिना g के तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहां पे आप बताइए, यहां पर और यहां पर इन दोनों में पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा है, स्थितिज ऊर्जा किसकी ज्यादा है? ऊपर वाले। हाँ, ऊपर वाले की। क्यों है? क्योंकि इसकी हाइट है ना, हाइट ज्यादा है इसकी, और इसकी हाइट क्या है बेटा, हाइट क्या है बेटा, इसकी कम है। कम है। वेरी गुड। तो हाइट कम है तो इसका मतलब इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या है बेटा, ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या है बेटा, ज्यादा। हाँ, तो ज्यादा होगा तो यहां पर वाटर जो है वो बहुत तेजी से आएगा शुरू में। अब ये वाटर क्या होने लग जाएगा, ये डेप्थ क्या होने लग जाएगी बेटा, भरने लग जाएगी। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी, अब इनके बीच में जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता जा रहा है। अब क्योंकि अब पानी को यहीं तक आना है, यहां तक तो आना नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही पानी है, यहाँ पे पहले से ही वाटर है आपका H2O। अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या है बेटा, कम है, तो पानी की स्पीड क्या हो जाएगी, अब धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ता जाएगा, जब इसके बराबर आ जाएगा ये, अब देखना, अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, अभी यहाँ पे वाटर लेवल यहां तक आ चुके हैं। अब बताइए ये दोनों पॉइंट सेम हाइट पे आ चुके हैं, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो चुकी है बेटा, इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो चुकी है, ए पॉइंट और बी पॉइंट की स्थितिज ऊर्जा क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है। तो अब इसमें आपके पास स्थितिज ऊर्जा में कोई भी अंतर नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी में कोई गैप नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये मूव करना क्या हो गया, इसका बंद हो जाएगा। अब वाटर का सप्लाई होना क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाएगा। हाँ, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। अब आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, सबसे अच्छा एग्जांपल। आप सभी आपने देखा होगा फ्लैश, टॉयलेट में आप जब जाते हो तो फ्लैश करते हो ना आप,
तो जब फ्लैश करते हैं तो आप फ्लैश करने के बाद उसको छोड़ देते हो, वो अपने आप ही फिल हो जाता है। फिल होने के बाद पानी बाहर नहीं टपकता, गिरता है क्या बाहर? उस बेटा उस डब्बे के अंदर एक बलून लगा होता है, वो इसी मेथड पे वर्क करता है बेटा। वहां पे क्या होता है, एक बलून होता है बेटा, ये डब्बा आपका हो गया, यहाँ पर आपके जैसे वाटर की सप्लाई की ये जो आपके पास, उसके साथ आप जो भी टोटी जोड़ रखी है, यहाँ पे एक बलून लगा होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर आपके पास एक वो पॉलीथीन से होती है, यहाँ से वो आपके पास इसमें वाटर गिरता है। तो ये जब वाटर गिरता है तो इसका लेवल बढ़ता है, तो ये जो बलून है ना हल्का होता है, तो ये ऊपर की ओर उठने लग जाता है, उठता जाएगा उठता जाएगा। जब वाटर लेवल इसके बराबर आ जाएगा तो यहाँ पे लॉक सिस्टम होता है, तो ये बलून ऐसा हो जाता है और इसके पास यहाँ पे लॉक होता है, ये जो पानी आ रहा है सप्लाई उसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो सेम टू सेम यही वाला सिस्टम है, मतलब जब इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, सेम आ जाती है, तो वाटर का सप्लाई क्या हो जाता है बेटा, रुक जाता है। कई कूलरों में देखा होगा आपने, कूलर के अंदर या फिर छत वाली टंकी पे आपने देखा होगा, जब पानी जब ओवरफ्लो ना हो, अपने आप पानी वो क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो वहां पे ज्यादातर इन बलूनों का क्या किया जाता है, इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास, इसका मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी बॉडी है, अगर दोनों पॉइंटों पर एनर्जी सेम है, उस कंडीशन पे वो फ्लो नहीं होता, फ्लो होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस केस में देखिए बेटा, यहां पर आवेश क्या है बेटा, अनचार्ज बॉडी की। अब वापिस अब देखो बेटा, जब यानी कि सिंपल सी बात है, जहां पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब देखिए यहां पर, इस पे देखिए सेम टू सेम इसी एप्लीकेशन को यहां इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम एप्लीकेशन को, सिर्फ फर्क क्या है, यहां पर मैंने क्या लिया है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर अपने क्या लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या लेके चल रहे हैं बेटा, ये वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव लेके चल रहे हैं। तो आप देखिए इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, Q, तो यहां पे Q क्या है, आवेश क्या है, जीरो। जब आवेश जीरो है तो इस पे पोटेंशियल भी क्या होगा बेटा, इस पहले वाले गोले पर, पहले वाले गोले पर पोटेंशियल क्या होगा, कोई आवेश नेट चार्ज है ही नहीं, तो जीरो ही होगा बेटा। रेड कलर का जो है ये यहां पर V1 की वैल्यू क्या है, यहां पर जीरो। अब आप इधर आ जाइए इस वाले पर, मैं ब्लैक कलर में है तो इसको रेड में से लिख रहा हूं बेटा, V2 इज इक्वल टू, इस पे आवेश कितना है, Q। बेटा ये फॉर्मूला मैं आगे करवाऊंगा सेकंड चैप्टर के अंदर। किस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में ये फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि रीजन ये है बेटा, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और आपको मैंने शुरू में ये समझाया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो पार्ट हैं, सदिश और अदिश, है ना, वेक्टर और स्केलर। तो ये स्केलर वाली क्वांटिटी है, ये अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब यहां पर अपॉन में ये R, इस स्फीयर की रेडियस कितनी है बेटा, कैपिटल R, तो यहां पे भी कैपिटल R। तो आप देख लीजिए V2 इज इक्वल टू KQ अपॉन R। अब जैसे ही आप इसमें क्या करेंगे बेटा, अब देखिए, और इसकी पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो अब इसमें देखिए, इसका विभव, इसका विद्युत विभव, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, मतलब इसका कम है और इसका ज्यादा। तो इसीलिए जो प्लस आवेश है, पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, हाई पोटेंशियल से किधर मूव करेगा, लो पोटेंशियल की ओर क्या करना करेगा। आपके पास पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करेगा, उस ओर गति करेगा, ठीक है। तो यहां पर याद रखना हमेशा, आपके पास हाई पोटेंशियल से यानी उच्च विभव, पॉजिटिव चार्ज हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव यानी लो पोटेंशियल, निम्न विभव की ओर क्या करता है बेटा, गति करता है। तो कब तक गति करता रहेगा, यहां पे जो चार्ज है तब तक गति करता रहेगा जब तक
दोनों गोलों पर, दोनों ही स्फीयर्स पर पोटेंशियल क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। अब बराबर कब होगा, देखिए इन दोनों की रेडियस कैसी है बेटा, इन दोनों गोलों की रेडियस कैसी है, सेम है ना बेटा, इन दोनों स्फीयर्स की रेडियस सेम है, तो सेम है तो इसमें इसका चार्ज भी क्या होगा, बराबर बराबर बटेगा। याद रखना यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेडियस पे डिपेंड करता है, त्रिज्या पर। अगर गोलों की त्रिज्या अलग अलग है तो आवेश भी अलग अलग होंगे। यहां पर आपके पास दोनों की त्रिज्या सेम है तो यहां पर आवेश क्या होगा बेटा, सेम होगा। यानी कि ये Q है तो दो बराबर बराबर भागों में बटेगा, तो बराबर बराबर भागों में कैसे बटेगा, इस गोले पे चार्ज Q है, इस गोले पर 0, तो पहले इन दोनों का चार्जों का क्या करना है, सम करना है। 0 प्लस Q आएगा, फिर इसको आधा आधा बांट देना है, वो Q/2 और Q/2। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये बराबर है या नहीं है। इधर देखिए इस पर क्या है चार्ज, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, K Q की जगह Q/2 अपॉन रेडियस R, V1 डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना, ये बना। जब यहाँ पे ये Q/2 यहाँ रखोगे तो ये इस पर जो विभव है वो कितना हो गया, K Q/2R। इस पे भी सेम टू सेम यही आंसर बनेगा बेटा। आप दोनों पे देख लीजिए बेटा, फर्स्ट गोले पर ये हो गया, सेकंड गोले पे देख लीजिए दोनों पर सेम आएगा बेटा। तो दोनों पर विभव यानी पोटेंशियल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब चार्ज फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये आपके पास कंडीशन है। अब आपको एक न्यूमेरिकल से और समझाते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या बेटा, कंडक्टर, ये जो रेड कलर में लाइन लिखी है ना, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से किधर जाता है, टू पोटेंशियल। वेरी गुड। और आप एक बात और, नेगेटिव चार्ज ऋणावेश, इसका जो नेचर होगा वो पॉजिटिव के अपोजिट होगा। जो नेगेटिव चार्ज होगा ना वो उल्टा जाएगा, वो हमेशा किधर से किधर जाता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। हाँ, तो याद रखना इन दोनों की मूविंग अलग अलग है। पॉजिटिव चार्ज तो जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाता है बेटा, मूव करता है। इस हिसाब से वो क्या करता है। तभी आपने देखा होगा, आपने 10वीं क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर बैटरी, आपको याद होगा ये डायग्राम आपने बनाया है, रेजिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बनाया है ना आपने। तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट आप पॉजिटिव से किधर दिखाते हो, नेगेटिव। हाँ, और इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर होती है उसमें इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं, विद्युत धारा के विपरीत। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से किधर देखा होगा, पॉजिटिव, और विद्युत धारा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल, पॉजिटिव का मतलब हाई पोटेंशियल। तो ये याद रखिएगा, यहां पर आपके पास ये जो बैटरी के सिंबल होते हैं ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव, ये हाई और लो शो करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया। अब आपके पास एक न्यूमेरिकल बताते हैं बेटा, आपको न्यूमेरिकल से और समझ में आ जाएगा। लास्ट है बस अपने पास, न्यूमेरिकल से आप इसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हो। एक न्यूमेरिकल है बेटा, क्वेश्चन है, देखिए एक आपके पास ये एक अनावेशित गोला है, चालक गोला। आपको जरूरी नहीं है स्टैंड मिले, बिना स्टैंड की। और एक आपके पास आवेशित गोला है, इस पर उसने चार्ज दे दिया, आपको चार्ज दे दिया कितने गुलाम, 20 माइक्रोकुलाम। कितने माइक्रोकुलाम बेटा, 20 माइक्रोकुलाम। और इसको इसने आपस में जोड़ दिया, इसकी रेडियस भी आर है, इसकी रेडियस भी आर है, सेम है। तो बताइए ये गोला ए है, ये गोला बी है। अब बताइए यहां पर इस पर आवेश कितना होगा, बी गोले पर आवेश कितना होगा और क्यू गोले पर आवेश कितना होगा, बताइए।
बी गोले पर आवेश कितना होगा? दोनों पर 10 10 आएगा सर। वेरी 10 गुड। आएगा दोनों। 10 माइक्रोकुलाम। और इस पे भी कितना आएगा बेटा? वेरी 10 गुड, माइक्रो। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है, बिल्कुल सही है आपने बताया। अब आपसे इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लूं गहराई से, यस सर। तो बताइए फिर। हाँ, अब आपको बताना है किस गोले का के द्रव्यमान में कमी आई है, किस गोले का मास डिक्रीज हुआ है? बी। ए। ए है सर। बताइए। ए सर। सर ए। ए। ए है सर। अब ए कौन बता रहा है पहले? अब इसमें यानी सभी का कॉमन आंसर है ए। चला चलो अब इधर देखिए बेटा, थोड़ा इस पे जाइए, ये इसीलिए रफ नहीं किया मैंने, ये चीज मैंने रफ नहीं की। अब बताइए ये 20 माइक्रोकुलाम है, ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है? सर पॉजिटिव चार्ज। वेरी गुड। पॉजिटिव। हाँ, अब आपने यहाँ पे 10 माइक्रोकुलाम लिखा और यहाँ पे भी 10 माइक्रोकुलाम। पहले इस पे 0 आवेश था, अनावेशित था। अब इस पे कितना आ गया? +10 माइक्रोकुलाम। बताइए इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है या घटा है? इस पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया बेटा? तो अब देखिए बेटा, देखिए इसका जो आपके पास ये 20 आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। आपने बताया सर इसका आंसर 10 माइक्रोकुलाम होगा, इसका भी 10 माइक्रोकुलाम होगा, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है ना, है या नहीं है? तो इस ए गोले पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा? बताइए। यस सर। और जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। डिक्रीज। डिक्रीज। तो इसीलिए आपके पास ये आंसर सही है। समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? सर इसका आंसर क्या है? ए जो आपने बोला है बेटा, सही बोला है आपने। आप सभी ने जो आंसर ए बोला है आपने सही बताना, तुक्का लगाया था या यही मेथड बताया था, सोच के बताया था? सर सोच के बताया था। अच्छा, वेरी गुड, फिर तो बहुत बढ़िया है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। वेरी गुड। ऐसे आप आंसर देखो बेटा, आप कमी देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे आपको पता चल गया कि इस पे 10 माइक्रोकुलाम। चलो इससे अगला क्वेश्चन और है, इससे आगे वाला क्वेश्चन। सर माइक्रोकुलाम को अगर कुलाम में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? हाँ, माइक जहां पे भी बेटा एक बात बता दूं, माइक्रो वर्ड आ जाए ना, माइक्रो, ये म्यू, तो उसकी जगह 10 की पावर -6 कर दो बस। तो यहाँ पे जैसे ये 10 माइक्रोकुलाम है तो इसको कैसे लिखेंगे? 10 इंटू में 10 की पावर, समझ में आ गया बेटा? जैसे आपको मालूम है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? यस सर। 1000 होते हैं। 1000 क्यों होते हैं? ये जो के है ना, के, कहीं पे भी के आएगा उसका मीनिंग क्या है? 1000 का हो जाएगा। किसी भी यूनिट के आगे, किसी भी मात्रक के आगे अगर के लिखा है तो उसका मतलब वो 1000 को शो करता है। समझ में आ गया बेटा? इसी तरह जहां पे भी म्यू लिखा है उसका मतलब वो 10 माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶ को शो करेगा। अगला क्वेश्चन बेटा, इसको थोड़ा सा सोच के बताना बेटा, मैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूं। अब बताइए ए और बी पर क्या 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 आवेश आएंगे? ए और बी पर
सर 15। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है दोनों पर। दोनों पे कितने आएंगे बेटा? 15 माइक्रोकुलाम। वेरी गुड, सही आंसर आपका। 15 है। कितना? 15 माइक्रोकुलाम आएगा बेटा। कैसे आया जरा बताइए आप बेटा। फिर उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। वेरी गुड, याद रखना कभी भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे ना बेटा, कभी भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसके पास और इन दोनों का पहले सम किया जाएगा, फिर दोनों में बंटवारा होगा। फिर दोनों में क्या होगा बेटा? बंटवारा। तो याद रखना हमेशा बंटवारा ऐसे ही होता है कि किस उसकी चीज का प्रॉफिट या लॉस प्लस अपना। तो वो यहां पर आप इन दोनों का चार्ज कंजर्वेशन लॉ तो फॉलो करेगा ही करेगा, आवेश संरक्षण का नियम पालना करनी है। तो देखिए जोड़ने से पहले इस पर कुल आवेश नेट चार्ज जोड़ने से पहले कितना है बेटा? प्लस का 30। जोड़ने के बाद जोड़ लो इन दोनों को, 15 प्लस 15 30। तो यानी चार्ज कंजर्वेशन लॉ भी क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपके पास सभी प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगी। अब इसमें एक क्वेश्चन और है बेटा, यही वाला सेम टू सेम यही वाला। अब इसमें से बताइए किसका द्रव्यमान में कमी आई है? किसके मास में कमी आई है बेटा? सर ए। हाँ वेरी गुड। क्यों ए में क्यों आई है? सही आंसर आपका। हाँ ए क्यों आया है बेटा आंसर? क्यों आया इस पे आंसर बता दो जरा थोड़ा सा। सर आप क्या बोले, एक बार रिपीट करना, आवाज कट गई। मैं कह रहा था बेटा इस पे आंसर ए क्यों आपने बोला है ये बता दो आप मेरे को वापस। इसका आपने आंसर ए बोला है ना? सर क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो उसका जो मास है इलेक्ट्रॉन डोनेट होने की वजह से डिक्रीज हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। पहले इस पे देखिए -10 था ना, इस पे देखिए -10 था। अब इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दे के त्याग कर पॉजिटिव बन गया। और इधर देखिए बेटा, इधर इस पे चार्ज क्या है बेटा? प्लस का 40। और इस पे चार्ज क्या है? जोड़ने के बाद इस पे चार्ज क्या हो गया? प्लस का 15। तो इसका मतलब इसकी पॉजिटिविटी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। तो पॉजिटिविटी डिक्रीज कब होगी? जब इसमें से कुछ माइनस किया है। माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? ग्रहण किया है। तो इसका मतलब आप बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से किधर हुआ है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस वस्तु से किस वस्तु की ओर हुआ है? किस चालक वस्तु से किस चालक वस्तु की ओर हुआ है? बताइए बेटा। चार्ज का ट्रांसफर किस बॉडी से किस बॉडी की ओर हुआ है बेटा? इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का तो हुआ है A to B Very- and चार्ज का B to A। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन का हुआ है A to B और पॉजिटिव चार्ज जो ट्रांसफर हुआ है वो B to A। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन जब भी पूछे तो आप यहां पे देखिए, देख लेना जिसकी पॉजिटिविटी कम हो रही है ना उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इसमें देखिए पॉजिटिव 40 से कितना हो रहा है? 15। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं ना, इसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं तभी तो इसका पॉजिटिव कम हो गया। और इससे इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इसीलिए इसका द्रव्यमान भी क्या हो रहा है? इसका मास भी क्या हो रहा है? कम। तो आपका ये ए आंसर राइट है, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है बिल्कुल। तो इसका मतलब आप सब समझ में आ गया, आपको सभी को चालन विधि समझ में आ गई अच्छी तरीके से, कंडक्शन मेथड।